नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हिमालय के भौतिक विभाग और हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण तथा हिमालय पर्वत का हमारे देश के लिए क्या महत्व है, इनके बारे में बात की थी। अब आज हम बात करेंगे कि जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय पर्वत बना कैसे। तो ये तो आपको पता हो कि जो हिमालय पर्वत है वो नवीन मोड़दार पर्वत है और नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनमें मुख्य रूप से जो सिद्धांत प्रचलित है वह है भूसन्नति का सिद्धांत और दूसरा कोबर का विचार, कोबर का मत है, कोबर का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूसन्नति सिद्धांत का मत क्या है। भूसन्नतियों के द्वारा नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है और यही बात हिमालय पर भी लागू होती है, क्योंकि हिमालय भी नवीन वलित पर्वत है। हॉग, हॉल, डाना, स्टीयर्स आदि विद्वानों ने लंबे, सकड़े, छिछले व कमजोर तली वाले सागरीय भागों को भूसन्नति कहा है। अर्थात जो भूसन्नति है वो क्या है, लंबे, सकड़े, छिछले, है ना, भूभाग हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीपों एक स्थलखंड के रूप में थे। पूरा जो विश्व का महाद्वीप था वो एक स्थलखंड था जिसको पेंजिया नाम दिया गया। इसके उत्तरी भाग को तो लोरेशिया, उत्तर वाला भाग किसको क्या कहा गया, लोरेशिया, और दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। जो ऊपर वाला भाग है लोरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना, यूरेशिया वाले जो भाग है उसको अंगारा लैंड कहा गया। जो ऊपर का भाग है यूरोप और एशिया वाला भाग उसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य टिथिस सागर था, यानी पेंजिया था। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है वो लोरेशिया यानी अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक भूसन्नति थी जिसका नाम था टिथिस सागर। इसमें दोनों ओर से बहकर आने वाली नदियों द्वारा तलछट जमा होती रही। जो उत्तर में तो अंगारा लैंड के द्वारा और दक्षिण से गोंडवाना लैंड के द्वारा जो नदियाँ बहती गई वो यहाँ पर तलछट लाकर जमा कर दिया। यद्यपि यह भूसन्नति छिछली होती है किंतु निक्षिप्त तलछट के दबाव से इनकी तली धंसती रहती है। जैसे जैसे इसमें तलछट जमा होता रहा वैसे वैसे इनकी जो तली है वो नीचे धंसती रही तथा तलछट जमा होती रही। इस प्रकार टिथिस सागर में हजारों फीट की गहराई तक तलछट जमा होती रही। आ रहा समझ में कि पेंजिया भूखंड था, पेंजिया के दो पार्ट थे, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य टेथिस नाम की भूसन्नति सागर था। जो दोनों तरफ की जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है उधर से नदियाँ अपने साथ बहाकर लाई गई तलछट को किस में जमा कर रहे थे, टेथिस भूसन्नति में जमा कर रहे थे। इनकी जो भूसन्नति छिछली थी, लेकिन जैसे जैसे तलछट जमा होता गया त्यों त्यों इनकी तली गहरी होती गई और उसमें तलछट जमा होती गई और जो तली है वो नीचे धंसती गई। इस प्रकार टिथिस सागर में हजारों फीट की गहराई तक तलछट जमा होती रही। तत्पश्चात विभिन्न कारणों से इस तलछट पर दबाव पड़ने से इसमें वलन या मोड़ पड़ गई। जो बीच का तलछट वाला भाग है इस पर दोनों तरफ से दबाव पड़ा जिससे क्या गए, वलन के रूप में, मोड़ के रूप में हो गए। इनके परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। दबाव पड़ने की दिशा व कारणों के बारे में काफ़ी भिन्नताएं हैं कि दबाव एक तरफ से पड़ा कि दो तरफ से पड़ा, क्यों पड़ा, इनके कारणों के मध्य में क्या है, भिन्नताएं हैं। इसके बारे में कोई वो नहीं है। तो जो भूसन्नति सिद्धांत है वो मुख्य रूप से यह है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जो महाद्वीप थे सभी एक साथ मिले हुए थे जिसको पेंजिया नाम दिया गया। पेंजिया के दो भाग थे, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के मध्य
टेथिस नाम की भूसन्नति थी, या टेथिस सागर था। अब उत्तर से अंगारलैंड की ओर से नदियां बहकर उसमें तलछट जमा कर रही थी, और नीचे दक्षिण से गोंडवाना लैंड की नदियां उसमें तलछट जमा करती रही। जैसे जैसे तलछट जमा होती रही उसकी तली नीचे धंसती रही, और तली धंसने के बाद में उसमें क्या हुआ, जो तलछट जमा हो गई उसमें वलन पड़ गए, दबाव पड़ने से, जिससे आपके हिमालय पर्वत बना। दूसरा विचार है कोबर। महोदय क्या कहते हैं, देखो कोबर का मत। कोबर का मानना है कि भूसन्नति में निक्षिप्त तलछट पर दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। कोबर भी भूसन्नति को ही मानता है, और ये कहता है कि जो बीच में भूसन्नति में तलछट जमा हो गई, इस तलछट पर दोनों तरफ से दबाव पड़ने से, दोनों तरफ अंगारलैंड से भी और गोंडवाना लैंड से भी दबाव पड़ने के फलस्वरूप आपके हिमालय पर्वत बना। दबाव डालने वाले दोनों ओर के इन प्रदेशों को इन्होंने अग्र प्रदेश कहा, यानी जो दोनों तरफ से दबाव डाल रहे, उत्तर से अंगारालैंड और दक्षिण से गोंडवाना लैंड, जो दोनों तरफ से दबाव डाल रहे, इसको क्या नाम दिया गया, अंगारालैंड नाम दिया गया। इन अग्र प्रदेशों के दबाव के कारण इनके तटीय क्षेत्रों में वलन पड़ते हैं तथा मध्यवर्ती भाग साधारणतः इस वलन प्रक्रिया से अछूता रहने के कारण समतल उच्च भूमि के रूप में रह जाता है। यानी दोनों तरफ से दबाव पड़ा, अग्र प्रदेश दबाव डाल रहे हैं, तो जो किनारों के भूभाग थे, किनारों की भूसन्नति थे, वो तो क्या हो गई, वलन पड़ गई, और जो बीच का जो भाग था वो क्या हुआ, वलन से अप्रभावित रहा, तो वो भाग समतल रह गया, जिसको कोबर ने मध्यपिंड कहा। जिसे कोबर क्या कहता है, मीडियन मास कहता है, मध्यपिंड कहता है। उनके अनुसार हिमालय के संदर्भ में अंगारालैंड व गोंडवाना लैंड दोनों ही अग्र प्रदेश है, यानी दोनों तरफ दबाव डाल रहे हैं। अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड दोनों अग्र प्रदेश है, जबकि तिब्बत का पठार एक मध्य पिंड है, जैसा कि आपके चित्र में भी दर्शाया गया है। देखिए, इधर से अंगारालैंड, गोंडवाना लैंड, ऊपर से एशिया वाला भाग, इधर से भारतीय भूभाग, ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। गोंडवाना लैंड भारत वाला पार्ट हो गया, और उत्तर की ओर से प्रभाव हो गया अंगारालैंड वाला। अब दोनों ओर से दबाव डाल रहे तो किनारों पर तो एक तरफ तो कुनलून श्रेणी बन गई, एक तरफ हिमालय पर्वत बन गया। जो बीच का भाग जो अप्रभावित रहा, जो प्रभावित नहीं हुआ, वो क्या बन गया, मध्यपिंड, जो बन गया तिब्बत का पठार। इस तरह कोबर ने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। अन्य विद्वानों के मत, जो दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है कि एक तरफ से दबाव पड़ रहा है, इनके विचार भिन्न भिन्न है अन्य लोगों की। जैसे दोनों ओर से दबाव पड़ने की प्रक्रिया को डेली व होम्स ने भी स्वीकार किया, किंतु इसके लिए उन्होंने भिन्न कारण बताए। ये तो स्वीकार किया डेली और होम्स ने कि दोनों ओर से वलन पड़ा, लेकिन वलन क्यों पड़ा इसके उन्होंने अलग कारण बताए। डेली ने मोड़दार पर्वतों के निर्माण के लिए दोनों ओर से महाद्वीपीय स्खलन को उत्तरदायी माना, कि दोनों ओर से दबाव पड़ रहा है, किस कारण से, महाद्वीपीय स्खलन के कारण से पड़ रहा है। होम्स ने दो अग्र प्रदेशों के बीच भूसन्नति बनने और उनके निरंतर गहरा होने तथा उसमें जमा हुई तलछट पर दोनों ओर से महाद्वीपीय दबाव पड़ने के लिए उन्होंने पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली संवहनिक धाराओं को उत्तरदायी माना, कि जो दोनों ओर से वलन पड़ रहा है, दोनों ओर से जो दबाव पड़ रहा है, उसके लिए क्या उत्तरदायी है, जो पृथ्वी के बीच की, पृथ्वी के अंदर की जो संवहनिक धाराएं हैं, ये इसके लिए उत्तरदायी है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि दोनों ओर से दबाव नहीं पड़ रहा, बल्कि दबाव एक ओर से ही पड़ रहा है। इन विद्वानों ने कहा कि एक भाग तो स्थिर है और दूसरे भाग से दबाव पड़ रहा है, और जो दबाव डालने वाला, धक्का देने वाला जो पिंड है, महाद्वीपीय खंड है, उसको उन्होंने पृष्ठ प्रदेश कहा, हिंटरलैंड कहा। देखो नया शब्द निकल के आया, पृष्ठ प्रदेश। कोबर तो ये मान रहा था कि दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, और जो दबाव डालने वाले पार्ट है वो अग्र प्रदेश है, जबकि आने वाला और अनेक विद्वान कह रहे हैं कि दबाव एक तरफ से ही पड़ रहा है, जो दबाव देने वाला भाग है उसको पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है, हिंटरलैंड कहा जाता है। तथा स्थिर भूभाग अर्थात
प्रतिरोधक महाद्वीपीय पिंड को अग्र प्रदेश कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, जो भाग स्थिर है उसे तो अग्र प्रदेश कहा, और जो भाग दबाव डाल रहा है, गतिशील है, वो पृष्ठ प्रदेश हो गया। कुछ विद्वान धक्का आने की दिशा से अंगारालैंड की ओर से मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि अंगारालैंड स्थिर है, जबकि गोंडवानालैंड की ओर से दबाव पड़ रहा है। अब हम बात करें हिमालय की, तो इसमें कि भाई दबाव एक तरफ से पड़ रहा है, दोनों तरफ से पड़ रहा है। तो कुछ विद्वान कहते हैं दोनों, जैसे कोबर तो कह रहा है दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, जबकि आगे आने वाले विद्वान जो स्वेस वगैरह है वो कह रहे हैं कि जो दबाव है एक ओर से पड़ रहा है। जो दबाव देने वाला भाग है उसको तो बोला उन्होंने पृष्ठ प्रदेश, और जो भाग स्थिर है उसको बोला इन्होंने अग्र प्रदेश। तो ये कहते हैं कि कुछ तो कहते हैं गोंडवानालैंड से दबाव पड़ रहा है, कुछ कहते हैं अंगारालैंड से दबाव पड़ रहा है। स्वेस महोदय मानते हैं कि पर्वतीय वलन के लिए एक ही दिशा से दबाव पर्याप्त है, जिसे पृष्ठ प्रदेश कहा गया है। देखो स्वेस क्या मानता है कि पर्वत बनने के लिए एक ही दिशा से दबाव पर्याप्त है, और जो जिस दिशा से दबाव आ रहा है, जिस किनारों से दबाव आ रहा है, उसको उन्होंने क्या कहा, पृष्ठ प्रदेश कहा। तथा दूसरी ओर महाद्वीपीय पिंड अग्र प्रदेश इस दबाव का प्रतिरोध करता है, यानी वो अपनी जगह स्थिर रहता है। आर्गंड और वेगनर की भी मान्यता है कि गोंडवानालैंड का कुछ भाग टिथिस सागर की ओर प्रभावित हुआ तथा अंगारालैंड स्थिर रहा। ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भ शास्त्री पावेल और कोनिंगहन ने भी बताया कि टेथिस सागर की ओर खिसकते भारतीय उपमहाद्वीप तथा तिब्बतीय भूखंड के प्रतिरोध के फलस्वरूप हिमालय बना। यानी यहाँ पर यह बात क्लियर हो रही है, जो पावेल है, कनिंघम है, वेगनर है, आर्गंड है, स्वेस है, ये मानते हैं कि जो उत्तर का अंगारालैंड है वो तो अपनी जगह स्थिर है, जो दक्षिण का गोंडवानालैंड है वो गति कर रहा है। तो दक्षिण का गोंडवानालैंड तो क्या हो गया, पृष्ठ प्रदेश हो गया, और जो उत्तर की वाला जो भाग अंगारालैंड वो क्या हो गया, अग्र प्रदेश हो गया। इस प्रकार इन्होंने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या की है। देखिए इस तरह से जो दक्षिण का भूभाग है गोंडवानालैंड, इस तरह से ऊपर उत्तर में यूरेशियन प्लेट को धक्का मारा। पहले भारत स्थिति नीचे थी, फिर ऊपर आई, वर्तमान में स्थिति, और आगे आने वाले समय में और स्थिति आगे होगी, ऐसा मानना है। इस तरह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या इन विद्वानों के द्वारा की गई है।